मैं प्रथमेश आप सबका स्वागत करता हूं काहीतरी न्यू पे। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे आप कार रेंट नहीं कर सकते। अगर आपको टू व्हीलर का भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो आप तर मित्रांनो, मी प्रथमेश काहीतरी न्यू वरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करत आहे। जे आपले व्लॉग्स आहेत ते आता कंटिन्यू चालूच होणार आहेत, पण आता व्लॉग्स मध्ये काहीतरी एक छोटी गोष्ट चेंज होणार आहे। काय चेंज होणार आहे तर माझे बरेच जे नॉन महाराष्ट्रीयन मित्र आहेत, जे बाहेरच्या प्रांतातून राष्ट्रातून आहेत, ते बोलतात की अरे तुझे व्लॉग्स खूप छान वाटतात, पण तू काय बोलतो ते आम्हाला कळत नाही। सो त्याच्यामुळे एक छोटा चेंज होणार आहे, ट्विस्ट होणार आहे की आपण आपली जी लँग्वेज आहे, जी भाषा आहे ती चेंज करणार आहे आणि आपले आता जे पुढचे व्लॉग्स येणार ते हिंदीमध्ये येणार आहेत। सो वेलकम एवरीवन, मैं प्रथमेश आप सबका स्वागत करता हूँ काहीतरी न्यू पे। जो भी मैंने अभी बोला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज गोइंग टू चेंज। अभी जो हमारे व्लॉग्स थे वो मराठी लैंग्वेज में आते थे, पर बहुत सारे जो दोस्त थे जो मुझे बोल रहे थे कि यार तू जो बोलता है हमें समझ में नहीं आता, तो इसके लिए अभी जो आने वाले व्लॉग्स आएंगे वो सारे हिंदी में आएंगे। मेरे पास कुछ पिछले व्लॉग्स के शूट्स हैं जो मैंने मराठी में शूट किए थे, तो बीच में कुछ व्लॉग्स आ सकते हैं जो मराठी में होंगे, पर जो भी नए व्लॉग्स अभी आएंगे वो सारे आपको मैं हिंदी में डिलीवर करूंगा। सो यस, अभी जो भी व्लॉग्स आएंगे सब हिंदी में आएंगे। आज इस वीकेंड में हम क्या करने वाले हैं तो दो चीज। हम जिस सिटी में रह रहे हैं गडांस में, गडांस को यूरोप का नंबर 1 क्रिसमस मार्केट का अवार्ड मिला है, तो मैं आपको गडांस का क्रिसमस मार्केट दिखाऊंगा। और आपने टैगलाइन जो अपनी टाइटल है उसमें तो पढ़ा ही होगा, आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है। मुझे यहाँ पे पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, तो आपको पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा या फिर यहाँ पे प्रोसेस क्या है पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गो। ओके, सो अभी मैं आपको थोड़ा ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसीजर कैसी है वो बताऊंगा। पोलैंड में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे आप कार रेंट नहीं कर सकते, कार परचेस तो बहुत दूर की बात है। तो मैं इस पूरे वीडियो को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल नहीं है और आपको पूरी प्रोसेस स्क्रैच से चालू करनी है, और आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको फिर यहाँ पे क्या करना होगा सो दैट आप पोलैंड में गाड़ी चला सकते हो, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तो मैं ऐसे 2 पार्ट में इस कैटेगरी को डिवाइड कर रहा हूँ। सो पार्ट 1, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास इंडिया में ड्राइविंग स्कूल्स है, पोलैंड में भी बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। वो आपको ड्राइविंग की ट्रेनिंग देंगे। ड्राइविंग की ट्रेनिंग इसके लिए यहाँ पे जरूरी है बिकॉज यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन है ड्राइविंग के वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, थोड़े ज्यादा फॉलो किए जाते हैं यहाँ पे। सो यस, आपको थोड़ा ज्यादा कॉशियस होकर गाड़ी चलानी पड़ती है पोलैंड में। तो इसके लिए आपकी ट्रेनिंग होती है और उसकी फीस अराउंड कुछ 3-3.5 हजार ज़्लॉटी तक जाती है। सो आपको उतना स्पेंड करना होगा, और ये सिर्फ आपकी जो ट्रेनिंग फीस है जो आपको ड्राइविंग स्कूल सिखाएगा उसकी अमाउंट है। उसके बाद जो आपकी प्रोसीजर होगी, एग्जाम्स वगैरह होगी, उसकी भी अलग फीस होती है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पर अगर आप ड्राइविंग स्कूल के थ्रू जाते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, किस डॉक्यूमेंट को कब सबमिट करना है, वो सब आपको बताएंगे। तो उस तरह से आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। बट आफ्टर आप जब एक ड्राइविंग स्कूल में आप एनरोल करते हो, एनरोल होने के बाद आपकी 2 एग्जाम होंगी। एक होती है कि आप फिजिकली गाड़ी चला के दिखाओगे, आपके बाजू में एक ड्राइविंग इंस्पेक्टर बैठा होता है, वो आपको जज करता है कि आप गाड़ी बराबर चला रहे हो या नहीं चला रहे हो। उस बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, एंड देन अगर वो आप क्लियर करते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेज होता है थ्योरेटिकल एग्जाम। थ्योरेटिकल एग्जाम मतलब आपको कुछ लिखना नहीं है, वो कंप्यूटराइज एग्जाम होती है। आपको कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपको उनमें से राइट ऑप्शंस चूज करने होते हैं कि आइदर यस और नो होंगे या फिर आपको कुछ मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक कोई तो ऑप्शन चूज करना होगा। ऐसी एक रिटन टेस्ट, आप ऑनलाइन टेस्ट होती है। इन दोनों टेस्ट को आप जब क्लियर करोगे उसके बाद आपको आपका लाइसेंस कलेक्शन का एप्लीकेशन डालना होता है, और फिर वो एप्लीकेशन जब आप डालोगे तो आपको एक फिजिकल कार्ड आएगा ड्राइविंग लाइसेंस का, एंड देन उस लाइसेंस के बेसिस पे आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्क्रैच से पूरी प्रोसेस अप्लाई करते हो तो आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी है वो आई एम नॉट श्योर, मैं करेक्ट नहीं हूं, बट आई गेस 10 से 15 साल के कुछ बीच में है। तो अगर आप एकदम स्क्रैच से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो और आपको ब्रांड न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पोलैंड में मिल रहा है तो वो यहाँ पे 10 से 15 साल के लिए वैलिड होगा। तो ये जो प्रोसेस है वो हो गई अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है।
सेकेंड पार्ट कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, बिकॉज आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे कार रेंट और परचेस कुछ नहीं कर सकते, आप चला नहीं सकते, तो भी यहाँ पे एक प्रोसेस है जो फॉलो की जाती है। बट अभी फिलहाल क्लाइमेट बहुत अच्छा है, सनी है, तो अभी हम क्रिसमस मार्केट के लिए निकलेंगे और जैसे ही हम क्रिसमस मार्केट से आएंगे मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगा, बिकॉज मैंने वो प्रोसेस फॉलो किए, मेरे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस था, तो मैं आपको उसको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट विल गो टू क्रिसमस मार्केट एंड देन आपको मैं बची हुई प्रोसेस बताता हूँ। सो लेट्स गो। हम लोग जस्ट ओल्ड टाउन पहुंचे और जस्ट एक आइडिया ले लो कि कितने लोग और कितनी भीड़ है क्रिसमस मार्केट को एंजॉय करने के लिए। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब कांट इवन इमेजिन। देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग हैं। तो अभी हम क्रिसमस मार्केट में आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और जैसे कि अभी यूरोप का सबसे फर्स्ट फर्स्ट प्राइज मिला है, लाइक बेस्ट क्रिसमस मार्केट ऑफ यूरोप, इसके वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्रिसमस मार्केट देखने के लिए, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज़ निकाल रहे हैं। और क्रिसमस की जो क्रेजीनेस है या फिर लोग इतने पागल है, जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली के लिए हम लोग इतने पागल होते हैं कि जितना बहुत धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्रिसमस और 31st सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आके बहुत सारे स्टॉल्स है जहाँ पे कुछ ना कुछ खाने के लिए है। यहाँ पे वाइन्स, जो हॉट वाइन है वो मिलती है, तो वो लोग वो एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ आके। अलग अलग तरह के खाना यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा फन है, बहुत ज़्यादा क्राउड है और वाइब भी बहुत ज़्यादा मस्त है। तो बहुत एन्जॉयमेंट के लिए अगर आप आना चाहते हो तो आपके दोस्तों के साथ, अगर ग्रुप के साथ आओगे तो बहुत ज़्यादा फन है, बहुत ज़्यादा मस्ती करोगे आप। सो एक और जो बढ़िया बात होती है इन क्रिसमस मार्केट्स की, कि आपको सिर्फ जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है वो ही नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ है उनके भी जो फूड स्टॉल्स होते हैं वो भी लगते हैं। तो उस वहाँ की भी जो डेलिकेसी होगी वो भी आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो टर्किश फूड यहाँ पे है, कहीं पे लिथुआनिया का जो फूड है वो मिलेगा, कभी कहीं पे आपको ऑस्ट्रियन फूड मिलेगा, उनके स्टॉल्स होंगे। तो अलग अलग टाइप के स्टॉल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जहाँ से आप खाना खरीद सकते हो या फिर वहाँ का खाना आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे तुम्हें ऐसे लाइट होर्डिंग दिखेंगे जहाँ पे फ़ोटो बूथ बनाए होंगे जहाँ पे आप फ़ोटो निकाल सकते हो। जैसे ये एक ऐसा छोटा सेंटा का ये बनाया हुआ है, या फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे लाइटिंग के ऐसे सेटअप्स बनाए होंगे जहाँ पे आप फ़ोटोज़ निकाल सकते हो अपने। तो ये बहुत कॉमन होता है। सो एक और चीज़ जो क्रिसमस में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है वो होती है कि हॉट वाइन। यहाँ पे इसको म्यूल्ड वाइन भी बोला जाता है। हॉट वाइन एक जो रेड वाइन या फिर जो भी
अलग वाइन होती है, उसमें ये लोग स्पाइसेस डालते हैं, जैसे लेमन या फिर जो दालचीनी वगैरह होती है वो सब डाल के उसको गर्म करते हैं और फिर वो पी जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे वैरायटी ऑफ मग्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आप खरीद सकते हो कि इन मग्स में, और देन एज अ सुवेनियर आप ये मग्स आपके साथ ले जा सकते हो एज अ याद, और आपके लिए एक मेमोरी करके आप उन मग्स को ले जा सकते हो। सो ये बहुत कॉमन ट्रेंड है जो यूरोप में बहुत जगह पे आपको देखने मिलेगा, स्पेशली क्रिसमस मार्केट्स में। अभी यहाँ पे जस्ट एक चूरोस का एक शॉप है जहाँ से हम अभी चूरोस लेने के लिए रुके। लाइन देख सकते हो, हर स्टॉल पे लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई होती है कि कुछ भी लेना है 15-20 मिनट की तो वेटिंग है ही है। सो लेट्स सी अभी हम अभी यहाँ पे चूरोस लेने के लिए अभी कितना टाइम लगता है। आप देख सकते हो वो लेडी वहाँ पे चूरोस मशीन से निकाल रही है, पर ये एक चूरोस की साइज़ भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। सो बहुत हेवी होगा ये खाने के लिए एज अ डेजर्ट, स्पेशली डेजर्ट आइटम है तो बहुत ही ज़्यादा हेवी होगा ये। सो ये ऐसे कुछ इस तरह से ये चूरोस दिखता है जो मैंने आपको बनाते हुए भी दिखाए थे। हमने नटेला के साथ लिया और उसके साथ हमने सिनेमन पाउडर और पाउडर शुगर का कोट भी लिया हुआ है। सो लेट्स ट्राई बदक, यू कैन ट्राई। कैसा है? सो अप्रूव्ड टेस्ट में तो अच्छा है। सो लेट्स सी। सेम लाइक वॉफल। ओके, आई थिंक बैटर उसका सेम ही होगा। नियर बाय कैफ़े है, उस कैफ़े में जा रहे हैं बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और हाथ एकदम नम हो गए। सो थोड़ा कैफ़े में जाके कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, थोड़ा हाथ गर्म कर लेंगे, सेक लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है अभी, और मतलब थोड़े हाथ कंट्रोल के बाहर ठंडे हो रहे हैं। सो लेट्स गो इनटू द कैफ़े और वहाँ पे कॉफ़ी एंजॉय करते हैं थोड़ी। अभी हम जस्ट नियर बाय एक मॉल है वहाँ पे आ गए हैं, और जो भीड़ थी एक्चुअली उसकी वजह पता चल चुकी है। एक तो वीकेंड, ऊपर से ब्लैक फ्राइडे का फर्स्ट सैटरडे और सैलरी वाला दिन, तो आई गेस सब लोग अपनी सैलरी और शॉपिंग के मूड में हैं, और बहुत सारे लोग आज बाहर निकले हुए हैं, तो इसके लिए इतनी सारी भीड़ दिख रही है। दैट्स जस्ट मेरा ये अजम्पशन है, बट सच में पता नहीं क्यों आज इतनी भीड़ है। यूजुअली इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, भीड़ होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो आई होप क्रिसमस मार्केट आपको अच्छा लगा होगा, बट अभी जो अपना पॉइंट बचा था उसको कंटिन्यू करते हैं, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। सो यस, अभी जो मैं मेथड बताऊंगा वो है सेकंड पार्ट या फिर सेकंड मेथड जो मैंने यूज़ की, या फिर जिस मेथड से मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिला। तो एक मिनट, गाड़ी सीट एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने जिस मेथड से अप्लाई किया उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस था। उस ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ करके यहाँ पे आप पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसलेशन ले सकते हो। सो अभी इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको ड्राइविंग की जो कार चलाने वाली टेस्ट है वो नहीं देनी पड़ती। आपको आपका जो एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो यूज़ करके आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, आपको ट्रांसलेट करके मिलता है। डिसएडवांटेज ये है कि जितनी आपकी इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होगी, सो इसका मतलब अगर आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में जब भी एक्सपायर होने वाला होगा, उतनी ही एक्सपायरी आपको पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस की मिलेगी। तो अभी इसकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेना है उसके कुछ स्टेप्स है। तो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। जो फर्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे आपको एक प्री रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस के पहले, जिसको हम पीके के नंबर यहाँ बोला जाता है। तो पीके के नंबर कैसे मिलेगा आपको? उसके लिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस होता है, उर्जात बोलते हैं, वहाँ पे आपको जाना होता है। और जैसे ही आप उर्जात में जाओगे
आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। सो जो मैंने पीकेके बताया, यहाँ पे अगर आपको पीकेके अप्लाई करना है तो पीकेके नंबर के लिए आपको पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाना होगा और गवर्नमेंट ऑफिस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो बेसिकली आपके यहाँ से रिलेटेड थोड़े डॉक्यूमेंट होते हैं और थोड़े आपके वैलिडेशन वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या लगता है, एक आप यहाँ पे जहाँ रह रहे हो उसका रेसिडेंशियल प्रूफ आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। एक तो आप आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ दिखा सकते हो, या फिर यहाँ पे एक नाम है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है पर उसको जमालदोवानिया ऐसे बोला जाता है। आपको वो जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ से मिल जाता है। कुछ मिनिमम 17 ज़्लॉटी उसकी फ़ीस होती है, वो पे करके आपको एक पेपर पे दे देते हैं कि आप कहाँ रहते हो। वो एड्रेस का आपका जो प्रूफ होता है वो मिल जाता है। देन आपका जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो ओरिजिनल, और उसके साथ आपको उसकी पोलिश ट्रांसलेशन लेके जानी होती है। देन आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपका जो टीआरसी है, रेसिडेंशियल कार्ड, वो आपको वहाँ पे लेके जाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको एम्बेसी से, जो इंडियन एम्बेसी है उससे वैलिडेशन लेना होता है। सो आइदर वो मेल वैलिडेशन होगा, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिस वाले हैं उर्जाद वाले, वो उनको मेल करेंगे और वो वहाँ पे वैलिडेट करेंगे, या वो आपको एक लेटर एम्बेसी से लेके आना होगा और वहाँ पे सबमिट करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप जब वहाँ पे सबमिट करोगे तब आपको एक 100 ज़्लॉटी की फ़ी पे करनी होती है। ऑल्सो आपको पोलिश ट्रांसलेशन भी यहाँ पे आपको पे करके मिल जाता है। फ़ीस उसकी वेरी कर जाती है, कोई 60 ज़्लॉटी लेते हैं, कोई 100 ज़्लॉटी लेते हैं, डिपेंड करता है किसकी कितनी फ़ीस है। पर जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करोगे तो 100 ज़्लॉटी फ़ीस ली जाती है, और फिर आपको पीके के नंबर कुछ दिनों के बाद आपको मैसेज आता है जिसमें आपका पीके के नंबर आपको मिलता है। और एक चीज़, जब आपको पीके के नंबर मिलता है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ देने जाते हो, तो एक और जो चीज़ है, आपको आपके फ़ोटोज़ लेके जाने होते हैं, रीसेंट फ़ोटोज़ जो बहुत रिसेंटली आपने निकाले होंगे, वो रीसेंट वाले फ़ोटोज़ आपको लेके जाने होते हैं। और वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है जो पोलिश में होता है। अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो वहाँ पे जो काउंटर पे लेडी होगी वो आपको हेल्प करेगी, अगर उनको इंग्लिश आती होगी तो आपको गाइड करेगी, वरना आपको ट्रांसलेशन खोल के ओपन कर करके आपको खुद से वो पूरा फॉर्म भरना होगा। थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या भरना है, वहाँ पे बताते हैं आपको, बट पूरा जो ट्रांसलेशन है वो पोलिश में होगा, तो आपको ट्रांसलेटर ओपन करके पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सब जब आप दे देते हो, आप फ़ीस पे कर देते हो, तो कुछ ही दिनों में आपको एक मैसेज आता है। उस मैसेज में आपको आपका पीके के नंबर मिल जाता है। अभी आपको आपका पीके के नंबर मिल गया, आपने आपकी जो पहली स्टेज है वो क्रॉस कर ली। अभी स्टेप टू ये होती है कि यहाँ पे एक इन्फोकार करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको आपकी एग्ज़ाम की डेट लेनी होती है। एग्ज़ाम की डेट इन द सेंस आपको थेरोटिकल जो कंप्यूटराइज टेस्ट होती है वो देनी होगी। उस डेट उसकी आप एग्ज़ाम बुक करोगे, स्केड्यूल करोगे। उस एग्ज़ाम की भी फ़ीस होती है, उस एग्ज़ाम की आप फ़ी पे करोगे, 50 ज़्लॉटीज़ कुछ फ़ी होती है। वो आप एग्ज़ाम स्केड्यूल करोगे, आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे। इस दौरान आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। बहुत सारे डम्स मिल जाते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए। सो आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे, आप एग्ज़ाम दोगे। अभी एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कुछ येस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चंस का डंप बहुत बड़ा होता है और रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो एग्ज़ाम होती है वो ऑलमोस्ट 74 मार्क्स की होती है, और आपको पासिंग के लिए 68 तो मिनिमम मिलने ही चाहिए। तो पासिंग क्राइटेरिया बहुत हाई होता है, तो इसके लिए थोड़ा प्रेशर रहता है उस एग्ज़ाम का। तो एक बार आप उस एग्ज़ाम को जाओगे, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर ली, तो आपकी जो प्रोसेस है ना, जो मतलब आपकी एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट है वो आपको उधर ऑन द स्पॉट दिख जाता है कि आप पास हो या फेल हो। उसके बाद जो आपकी कार्ड की प्रोसेस है ना, वो आपको उस वेबसाइट पे आप ट्रैक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से 3 हफ्ता मैक्स लग जाता है। वहाँ पे फिर आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका जो डिटेल्स है, पासिंग डिटेल्स, वो वार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ उनके पास पहुँच गई है। जैसे ही वो उनके पास पहुँच जाएगी तो अभी दिस इज़ ऑल ऑन योर लक। सब नसीब का खेल है, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ करना नहीं होता है, उनको
3 हफ्ते बाद, जैसे ही वो स्टेटस चेंज हो जाता है उसके 3 हफ्ते बाद उनको मैसेज आ जाता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट करने के लिए रेडी है। मेरे सिनारियो में वैसा नहीं हुआ था। मैं 3 हफ्ते वेट करके भी मुझे लाइसेंस का कोई मैसेज नहीं आया था, तो इसके लिए मैंने फिर जिस गवर्नमेंट ऑफिस से मुझे पीके के नंबर इशू हुआ था मैंने उन्हें कॉल किया और उन्हें पूछा कि मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है। मैंने उनको बता दिया कि मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है और मेरे जो ड्राइविंग कार्ड का स्टेटस है, लाइसेंस का स्टेटस है, वो क्या है, मतलब मुझे कब मिलेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक प्रिंट के लिए गया नहीं है, मैं अभी वो ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट के लिए भेजूंगी। जैसे ही वो लेडी उस ड्राइविंग लाइसेंस को प्रिंट के लिए भेज देती है उसके 3 हफ्ते बाद, मोस्टली 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद आपको मैसेज आ जाता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस रेडी फॉर कलेक्शन है। वह एक बार आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस का मैसेज आ जाता है तो आप फिर से जिस उर्जात से आपको पीके के नंबर इशू किया था उसी उर्जात में आप जाओगे और वहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट करोगे। अभी जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट करते हो तो आपको आपका ओरिजिनल इंडियन लाइसेंस वहाँ सबमिट करना होता है। वो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता मैक्स, 3 हफ्ते से जल्दी तो कुछ होता नहीं है, पर 3 हफ्ता मैक्स, उसके बाद वो आप इंडियन एम्बेसी से वेरीफाई कर सकते हो। बिकॉज ये आपका जो इंडियन लाइसेंस होगा वो इंडियन एम्बेसी के पास जाएगा। तो आप इंडियन एम्बेसी को मेल करोगे और उनको पूछोगे कि उनके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आया है या नहीं। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमारे पास आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है, आप इंडियन एम्बेसी में जाके आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस भी कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ ओवरऑल ड्राइविंग लाइसेंस की जो प्रोसेस है वो पोलैंड में है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप खुद से अप्लाई करोगे या फिर समझने जाओगे तो, बट इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इट्स अ जर्नी, मज़ा आता है ये पूरी प्रोसेस करने में। अगर आप गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो। एक और नोट, कॉशन मैं आपको बताना चाहूँगा। पोलैंड में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपको 2 व्हीलर का भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है तो आपको 2 अलग अलग एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। आप एक ही एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको 2 बार फीस पे करनी पड़ेगी, 2 बार अलग से टाइम लेना पड़ेगा और 2 बार अलग से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। दोनों एग्ज़ाम का क्राइटेरिया सेम है, क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं। आप बोल सकते हो अगर आपने कार की ड्राइविंग लाइसेंस दी है तो बाइक के लाइसेंस के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट 60-65% सेम होते हैं। बाकी थोड़े डिफरेंट होंगे जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बट येस, आपको 2 अलग एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। बिकॉज मुझे दोनों ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए थे तो इसके लिए मैंने दोनों ड्राइविंग लाइसेंस की एग्ज़ाम दी थी। और जो पीके के नंबर होता है वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस कार का और बाइक का दोनों चाहिए, तभी आपको 2 पीके के नंबर इशू होंगे और उस 2 पीके के नंबर के बेसिस पे आप 2 एग्ज़ाम बुक करोगे। तो सेम वैलिडिटी जो आपकी इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस की होगी वही आपके बाइक की ड्राइविंग की लाइसेंस की भी होगी और आपके कार की ड्राइविंग की लाइसेंस की भी होगी। और ये सारी डिटेल्स आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना उसके पीछे पूरी प्रिंट आती है कि आप किस किस कैटेगरी वाली कार या बाइक को आप चला सकते हो और कितने टाइम ड्यूरेशन तक चला सकते हो। मतलब उसकी जो एक्सपायरी है वो उसमें प्रिंट होके आती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे। सो कुछ चीज़ें आप मेक श्योर करना कि जब आप ट्रांसलेशन करने जाते हो तो ट्रांसलेटर को अच्छे से आप बताओगे कि बाइक की कैटेगरी और कार की कैटेगरी उसमें। बिकॉज यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में शॉर्ट फॉर्म मेंशन किए हुए हैं वो उनको पता नहीं चलते और वो फिर उसको स्कूटर, मतलब अगर आपको गियर वाली बाइक चलानी है जो प्रॉपर बाइक होती है वो अगर चलानी है तो आपको उनको प्रॉपरली बताना होगा कि इसका मतलब है कि ये गियर वाली मोटरसाइकिल है, वरना वो उसको मोपेड या फिर स्कूटी का ट्रांसलेशन करके आपको दे देंगे। स्कूटी का ट्रांसलेशन हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपको उर्जात में प्रॉब्लम होगी। बिकॉज देन उर्जात में आप कितना भी कन्विंस करोगे वो सिर्फ उस पोलिश ट्रांसलेशन को ही कंसिडर करते हैं, तो उनके लिए वो पोलिश ट्रांसलेशन ही सच है, उसके अलावा वो किसी और चीज़ को नहीं देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी होंगी कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे कि आपकी ट्रांसलेशन प्रॉपर की गई है या नहीं। और अगर आपको बाइक नहीं चलानी है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ कार लाइसेंस चलाना है और आपको सिर्फ स्कूटी चलानी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब कार का लाइसेंस लेते हो तो 125 सीसी के नीचे की कोई भी जो स्कूटर होती है वो चलाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपको एक्टिवा या फिर ऐसी कोई छोटी स्कूटी भी चलानी है कार के साथ तो सिर्फ कार के लाइसेंस के साथ आप वो कर सकते हो। बट अगर आपको उसके अबाव
अगर कोई बाइक चलानी है गेयर वाली तो वो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। जब मैं अभी आपको बता रहा था कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी ऐसी जो चीज़ें होती हैं, तो मतलब बाइक की अलग कैटेगरी, कार की अलग कैटेगरी, तो यहाँ पे जो बाइक की कैटेगरी है उसको कैटेगरी ए बोला जाता है और जो कार होती है उसको कैटेगरी बी बोला जाता है। तो फिर कैटेगरी बी में भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि B1, B2, BE, ऐसे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सेम गोज़ फॉर बाइक की जो कैटेगरी है होती है उसके लिए भी कैटेगरी उसमें होगी A1, A2 या फिर AM, ऐसी कैटेगरीज में इन सब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हर एक कैटेगरी का मतलब हर एक सीसी के अंडर की बाइक या फिर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी, मोपेड, इस हर चीज़ को इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी की गाड़ी आपको चलानी है, वो आपने वहाँ पे टिक किया हुआ है और उसी का आपको लाइसेंस मिले। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और जैसे मैंने आपको क्रिसमस मार्केट दिखाया, आपको क्रिसमस मार्केट भी अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यस, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपकी क्वेरी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो यस, ऐसे ही वीडियो नए नए मैं लेके आऊँगा, तो बने रहिए काहीतरी न्यू के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।